हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो हम लोग का जो आर ओ और यूपी पीसीएस के जो प्रीलिम्स और मेंस के जो बैच चल रहा है ना, इसमें हम लोग हिस्ट्री कवर कर रहे हैं। हिस्ट्री में अभी एंशिएंट हिस्ट्री जो है चल रही है, और हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते करते आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट कराएंगे। ठीक है, तो आज 15 अगस्त है। ठीक है, अच्छा, हमारे आज़ादी का जो है बहुत खूबसूरत पर्व है। तो इन दिनों जो है हम लोगों को कुछ ना कुछ अपने आप से प्रॉमिस करना चाहिए। हम बताएंगे आपको कि जब मॉडर्न इंडिया पढ़ाएंगे तो बताएंगे कि कैसे कैसे क्रांतिकारियों ने देश को आज़ाद कराया अंग्रेज़ों से। आज हम लोग एक हुए हैं। अभी तो देखिए हम लोग ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे हम लोग कि आज एक रूपता में कैसे आज जो है आज स्थिर हुए हैं। ठीक है, कैसे सब एक हो पाए, कैसे कैसे अब कैसे कैसे विकास हुआ, फिर से बदलाव हुए हैं, फिर वहाँ से हम लोग आज़ादी तक आज पहुँचे हैं। तो हमारा आपसे यही अनुरोध है कि आप तैयारी कर रहे हैं इतने अच्छे एग्ज़ाम के लिए, और आप एक ऐसे आप बहुत एक अच्छे स्टूडेंट होंगे। तो अच्छे स्टूडेंट्स और अच्छे जो है नागरिक का यही कर्तव्य होता है कि देश में सबको साथ लेकर चला जाए। कोई पिछड़ गया है उसको हाथ से उठाकर आप उसे आगे करें। ठीक है, तो यही हमारा राष्ट्र है। ठीक है, मैं आपको जो है पढ़ाऊँगा ना वर्ल्ड हिस्ट्री, उसमें राष्ट्र के बारे में बहुत अच्छे से समझाया गया है। ठीक है ना, तो आज 15 अगस्त की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। सब लोग अपने सपनों में सफल हों। तो आज हम लोग ऋग्वैदिक काल पढ़ेंगे। इसके पहले का अगर आप लोगों ने लेक्चर नहीं देखा होगा ना, तो आप उसे देख लेंगे तो फिर आपको ये समझ में आएगा। तो ऋग्वैदिक काल में हम लोग क्या देखेंगे। हम लोग का जो है इसके पहले ऋग्वैदिक काल के पहले मैंने जो भी जरूरी बातें हैं ना, सब कुछ मैंने बता दिया था। ठीक है, आप वो सब बातें देख लिए होंगे, जैसे कुछ सोर्सेस के बारे में बताया था। तो फिर आपको ये ऋग्वैदिक काल समझने में बिल्कुल जो है मुश्किल नहीं जाएगी, क्योंकि मैंने यहाँ से बहुत कुछ यहाँ से जो मैं पढ़ाऊँगा वो मैं पहले ही बता चुका हूँ। ठीक है ना, तो हम लोग यहाँ से पढ़ेंगे ऋग्वैदिक काल। ठीक है, एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको मेंस के लिए भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और ये याद करने में समझने में बहुत कठिनाई नहीं जाती है। इसे ध्यान से सुन लेंगे, समझ लेंगे, और एक बार जो है अपने आप से जो है खुद पीडीएफ को पढ़ लेंगे, और एक बार जो है कॉपी पर लिख लेंगे ना, तो आपको पूरा कंप्लीट इसका जो है नॉलेज हो जाएगा। ठीक है, तो इसका हम लोग परिचय देखेंगे, फिर इसकी जो है साहित्यिक स्रोत कौन कौन से यहाँ से मिले हैं तो भी देखेंगे, फिर इसका भौगोलिक विस्तार जो है आर्यों का क्या हुआ है इसके बारे में, फिर हम लोग आर्थिक जीवन, आखिर आर्य जो थे इनका आर्थिक जीवन पढ़ेंगे, फिर क्या पढ़ेंगे सामाजिक जीवन, राजनीतिक जीवन फिर पढ़ेंगे हम लोग, और धार्मिक जीवन भी पढ़ेंगे। बस हम लोग मैं आपको शुरू से बताते आ रहा हूँ कि जो इतिहास में क्या है ना कि हम लोग को परिवर्तनों को ही पढ़ना है। ठीक है, तो सामाजिक जीवन में क्या परिवर्तन हुए, आखिर जो समाज है ऋग्वैदिक का, इसमें राजनीतिक में क्या परिवर्तन हो रहे हैं, फिर सत्ता किसके हाथ में जा रही है। ठीक है, ऐसे तो फिर ये चीज़ों को भी हम लोग को देखना है। ठीक है ना, तो आइए हम लोग चलते हैं इसके साहित्यिक स्रोत पे। ठीक है, जो ऋग्वैदिक काल है ना, ठीक है, ऋग्वैदिक काल। ठीक है, तो इस ऋग्वैदिक काल में जो है ना, जो साहित्यिक स्रोत मिला है हमें ऋग्वेद से ही प्राप्त होता है। ऋग्वैदिक काल में जो साहित्यिक स्रोत है हम लोग को ऋग्वेद से ही प्राप्त होता है, जो हमारी जो पहला वेद है, जिसे जो सबसे पुराना वेद भी है। मैंने वेदों के बारे में आपको अच्छे से, ठीक है, तो आप उसे नहीं देखे होंगे तो आप उसे देख लीजिएगा ना। ठीक है ना, तो ऋग्वेद से ही प्राप्त हुए हैं। तो साहित्यिक स्रोत क्या है, क्या मिला है यहाँ से ऋग्वैदिक काल से, तो ऋग्वेद से हम लोग को प्राप्त हुआ, क्योंकि इसमें वेद लिखे गए हैं। ठीक है ना, तो फिर हम लोग को जो है साक्ष्यों के लिए उतना भटकना नहीं पड़ा इतिहासकारों को। इसका परिचय देखें कि हम इसका परिचय क्या है ऋग्वैदिक काल का। ऋग्वैदिक जो समाज है ना, ये भी एक क्या है, कबीलाई समाज है। इसमें भी कबीले लोग रहते हैं। जो अभी देखिए ऋग्वैदिक काल है ना, इसमें अभी राजा जैसा कोई विचार नहीं मिलता है हम लोगों को। जैसे आज आगे पढ़ेंगे हम लोग उत्तर वैदिक काल, तो उसमें हम लोग राजा की जो है उसमें हम लोग पढ़ेंगे कि हाँ एक राजा होता है। तो इसमें जो है ऋग्वैदिक में, ठीक है, इसमें राजा जैसा कोई विचार नहीं मिलता है। ऋग्वैदिक काल में आर्यों का जो है मूल निवास सप्त सिंधु प्रदेश बना। आपको जो है मैंने आपको पहले भी बताया है। ठीक है, सप्त सिंधु प्रदेश कहाँ है, तो ये जो हमारे ये ऊपर का आप जम्मू कश्मीर मान सकते हैं। ठीक है, तो इस स्थान पर यानी गुजरात और यहाँ से जो है यूपी को रखते हुए
तो यहाँ से जो यह प्राप्त है। इनका प्रमुख व्यवसाय क्या था? तो आपको बताया था मैंने कि इनका प्रमुख व्यवसाय भी क्या था? पशुपालन था। इस समय युद्ध होता था, ठीक है, इस समय युद्ध होना शुरू हो गया था एक तरह से, ठीक है। तो लेकिन ये युद्ध का कारण क्या था? तो ये युद्ध जो होते थे यह गायों के लिए होता था, ठीक है। और ये मतलब यहाँ पर आपको बता दूं कि जैसे जो टैक्सेशन जो है ना, तो यहाँ पर अभी टैक्स तो मतलब स्टार्ट हो गया था एक तरह से, ठीक है। जो कर प्रणाली थी वो स्टार्ट हो गया था। और देखिए ये जो कर प्रणाली है, आप उत्तर वैदिक काल में मैं आपको आगे बताऊंगा कि ये जो है सरकार जो है मतलब कठोरता से लागू करती है। और लागू करने के बाद जो है आज भी हम लोग को देख सकते हैं कि टैक्स कैसे जो आज हम लोग के आया है, कैसे हम लोग के अवधारणा में आया है। तो टैक्स यहाँ भी शुरू हो गया था, ठीक है, ऋग्वैदिक काल में। एक तरह से कह सकते हैं कि टैक्स जो है पहली बार यहीं से शुरू हुआ है, ठीक है ना। यहाँ जो, क्योंकि राजा बनेगा तो टैक्स लेगा ही, क्योंकि टैक्स नहीं लेगा तो वो चलाएगा कहाँ से? क्योंकि राजा के पास बहुत सारे जो है प्रशासनिक और जो भी जो जनता के लिए जो है अपनी प्रजा के लिए कार्य करने के लिए चाहिए, तो फिर उसमें वो योगदान लेती है कर के द्वारा। तो ऋग्वैदिक काल में कर की हम लोगों को जानकारी मिलती है, लेकिन ये जो है व्यवस्थित नहीं थी अभी, ठीक है। इसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। इस समय प्रमुख देवता कौन थे? इंद्र थे। इंद्र जानते हैं आप लोग? इंद्र भगवान जो वर्षा के देवता हैं। तो इस समय जो है प्रमुख देवता इंद्र थे, ठीक है। इसका परिचय भी बता रहा हूँ आपको। इस समय लोहे का प्रयोग नहीं हुआ था, ठीक है। ऋग्वैदिक काल में इसका प्रयोग नहीं हुआ है लोहे का, इसका जो है उत्तर वैदिक काल में हुआ है, ठीक है। इस समय जो है जो सभा, समिति, विदत, मठ जैसी संस्थाएं विद्यमान थी, ठीक है। तो ये चीज़ भी हम लोग देखेंगे। आगे चलते हैं हम लोग। अच्छा मैं आपको बता दूं कि जो इसका भौगोलिक विस्तार है ना, भौगोलिक विस्तार मैंने इसके पहले आपको अच्छे से समझाया इसके पिछले वीडियो में, तो आप उसे देख लीजिएगा जो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ से परिचय देख लिए हैं। हम लोग यहाँ से देखेंगे ऋग्वैदिक कालीन व्यवस्था, ठीक है। आखिर ऋग्वैदिक जो है ऋग्वेद जो था ना, इसमें इस समय की जो है व्यवस्थाएं कैसी थी? इस काल में राजा के असीमित अधिकार नहीं थे, ठीक है। अच्छा राजा इसमें जो है अवधारणा में आया, पहली बार राजा अवधारणा में कब आया? ऋग्वैदिक काल में, ठीक है। लेकिन जो ऋग्वैदिक काल में जो राजा की जो अवधारणा आ रही है वो आपको मध्यकालीन वाले राजा की तरह नहीं मिलेगा, ठीक है। जैसे अकबर हो गया, ये सब आपको ऐसे राजा नहीं मिलेंगे। इस समय का राजा टट्टू होता था, समझ लीजिए, समझ रहे हैं? टट्टू मतलब इसके पास कोई मतलब कोई बहुत बड़ी बड़ी सेनाएं नहीं थी, कुछ ऐसा स्थायी रूप का कुछ नहीं था। टट्टू का मतलब समझ सकते हैं आप कि एक गांव होगा, ठीक है। एक गांव में कोई बलशाली लोग हैं, ठीक है, मारपीट करने में आगे हैं, मतलब उनकी बॉडी भी है, एक तरह से योद्धा मान लीजिए। तो कुछ भी झगड़ा आपके घर में मान लीजिए ना, अपने परिवार में, तो अपने परिवार में जो सबसे कोई ताकतवर होगा तो झगड़ा करने में वो सबसे आगे जाता होगा। तो क्या होगा, धीरे धीरे वो जो है सारी शक्तियाँ उसके पास आती जाएंगी, ठीक है। तो क्या टट्टू वाला तो राजा, उसके पास कोई सेना है नहीं है ना। कहीं झगड़ा करने जाएगा तो अपने भाइयों को लेकर जाएगा, अपने दोस्तों को लेकर जाएगा और अपने गांव वालों को लेकर जाएगा, ठीक है। इस समय जो है राजा भूमि का स्वामी नहीं होता था, अभी इसके पास कोई भूमि नहीं थी, ठीक है। भूमि क्या भी सोच लीजिए, अभी टट्टू वाले राजा के पास क्या होगा? अभी राजा की जो है अभी मतलब शिशु अवस्था है, एक तरह समझ लीजिए। आगे इसका जो है विस्तार होता जाएगा और राजा कहाँ से कहाँ तक जाता है आप देखेंगे। पुरोहित, ग्रामीणी, सेनानी राजा के प्रमुख प्रशासनिक अंग में शामिल थे। फिर धीरे धीरे क्या हुआ ना, धीरे धीरे फिर उसके बाद इसमें इस राजा के साथ पुरोहित भी शामिल हुए, फिर ग्रामीणी लोग भी शामिल हुए, फिर सेनानी लोग मतलब ये मत सोचिएगा कोई सेना रख लिए हैं लोग। सेनानी का मतलब मैं आपको बता दूं कि जैसे कि एक गांव में राजा का सेना वह भी है ना, जैसे कि कौन लोग होंगे? जैसे कुछ किसान है जो खेत में काम कर रहे हैं, मजदूर कर रहे हैं, वो अपने खुरपी कुदार जो भी अपना काम कर रहे हैं ना अपने औजार से। फिर मान लीजिए कोई और है तो लकड़ी से कुछ काम कर रहे हैं, लकड़ी है, तो झगड़ा वो होता था, कहीं युद्ध लड़ना होता था, तो राजा वो नहीं होता है कि चलो युद्ध करने, तो फिर ये सारे लोग जो यहाँ से उड़कर चले जाते थे। और ऐसी ही सेना थी, कोई मतलब सैनिक जो है आज के जैसे सैनिक है उस तरह का सैनिक नहीं था। फिर इसमें धीरे धीरे मतलब विकास होगा, उत्तर वैदिक काल में हम देखेंगे कि हाँ अपनी जो है स्थिति मजबूत होने लगी इन लोगों की। इसके बाद हम लोग इसके राजनीतिक जीवन पर बात करेंगे, ठीक है। आर्य जो थे ना, आर्य अलग अलग कबीलों में बटे थे,
आपको पता है आर्य किस में बटे थे, अलग अलग कबीलों में। कबीला के नाम जो है सबसे हेड के नाम पर रखा जाता है। तो एक बात एग्जाम से जो रिलेटेड जो क्वेश्चन है ना, मैंने आपको वही दिया है, ठीक है। तो कबीला को जो नाम रखा जाता था, मान लीजिए किसी कबीला का नाम, इसी तरह एक कबीला है भरत कबीला, तो उसी भरत कबीले के नाम पर जो हम लोग के देश का नाम भी क्या पड़ा, भारत पड़ा, वो सबसे बड़ा कबीला था, ठीक है। तो हम लोग के देश का तो कोई नाम है, इंडिया है, भारत है, फिर तो एक भी नाम तो जो सारे नाम है सब लोग तो दिए ही नहीं हैं। आर्य जैसे आए तो आर्यवर्त दिए, जम्बूद्वीप दिए, उसी तरह जो भारत नाम है वो भारत नामक कबीला से लिया गया है, ठीक है। तो इसी तरह क्या है ना कि जो कोई कबीला है तो उसका जो उस कबीले का कुछ नाम रखा जाता था, तो उसका जो नाम है वो कबीले के हेड पर रखा जाता था, यानी मुखिया के नाम पर। फिर आर्य जो है युद्ध प्रिय समाज है, आपको पता है ये लोग आपस में लड़ते थे छोटी छोटी बातों के लिए। कैसे आपको पता है कि आर्य लड़ते थे, कि जो अभी आगे भी मैं बताऊंगा, लेकिन मैं बता दूं कि इंद्र जो है ना, इंद्र, ठीक है, इंद्र क्यों क्या कहा गया है, इसमें पुरंदर कहा गया है, पुरभित कहा गया है। पुरंदर मतलब समझ रहे हैं आप लोग, पुरंदर में से होता है किलों को तोड़ने वाला, जो किला है ना, जो जैसे किला समझ रहे हैं आप लोग, पूरा घर को तोड़ देने वाला, ऐसा पुरंदर को ऐसा मतलब पुरंदर माना गया है। तो जिसका भगवान एक घर तोड़ने वाला हो, युद्ध करने वाला हो, तो उसके जो शिष्य होंगे तो फिर वो कैसे नॉर्मल रह सकते हैं। तो फिर वो इसीलिए जो है ये लोग जैसे थे अपने अनुसार ही ये लोग भगवान को भी अपने अनुसार ये लोग बनाए थे, ठीक है, अपनी आवश्यकता अनुसार एक तरह से। फिर इंद्र को क्या कहा गया है, वर्षा का देवता भी कहा गया है, ठीक है। एक बात आप याद रखेंगे कि आर्य क्या था, आर्य जो है एक युद्ध प्रिय समाज था। अब देखते हैं कि ये लोग जब स्टार्टिंग से आए तभी से ये लड़ते आ रहे हैं, फिर धीरे धीरे एक कौन सी लड़ाई लड़े, तो ये जो है दशराज युद्ध भी लड़े थे। तो इस समय सामाजिक इकाई जो है कबीलों पर आधारित थी, ठीक है। इसमें जो सामाजिक इकाई जो हम लोग को देखने को मिलती है ना, वो कबीलों पर आधारित थी, ठीक है। इसमें राज्य की कोई स्थायी सेना नहीं होती थी, ठीक है। इस समय अस्थायी सेना ही होती थी। इसमें इस समय जो है सेना के पास कोई ग्रुप नहीं था। ऐसा नहीं था कि मतलब आज जो है आज की तरह सेना देखते हैं, वैसा नहीं था। ऐसा नॉर्मल जो लोग खेतों में जो काम कर रहे हैं वही लोग जो उस समय सेना में की भूमिका में निभाते थे, कोई स्वतंत्र सेना नहीं थी, मैंने बताया आपको। कबीले के ताकतवर व्यक्ति को राजा बनाया जाता था, ठीक है। कबीले के लोग राजा का चुनाव करते थे, जिसे गोप कहते हैं, ठीक है। क्या अच्छा याद रखिएगा आप लोग, यहाँ का राजा आज का राजा जैसा नहीं था। मैंने सारी बातें जो है लिख दिया जो मैंने बताया है। सभी निर्णय यहाँ सभा में, सभा यानी कौन सी, जैसे इसमें आज के जो है कैबिनेट की तरह थी, ठीक है। समिति थी, जो समिति आज भी होती है। विदत और गण, जानते हैं ये दोनों क्या है। गण मतलब ना एक गणराज्य, मतलब इस समय गणराज्य राज्य की भी मतलब गणराज्य जो है एक जो है सत्ता थी, उसकी भी जो हम लोग को क्या मिलती है जानकारी यहाँ से प्राप्त होती है। यह युद्ध का नेतृत्व करता था जो राजा होता था, ठीक है। विदत आर्यों की सबसे प्राचीन संस्था है, ये भी याद रखिएगा। इसमें महिलाएं भी भाग लेती थी। जो विदत नाम की जो संस्था है ना, उसमें महिला भी भाग लेती थी। विदत शब्द का जो ऋग्वेद में 122 बार उल्लेख मिला है, ठीक है, ये भी याद रखेंगे। राजा को जनता द्वारा बलि नामक एक टैक्स दिया जाता था, ठीक है। ये बलि नामक टैक्स क्या है कि टैक्स में बलि नाम में ये दिया जाता था, जैसे कि राजा है तो राजा को कुछ खाने की वस्तुएं दे दी जाती थी, जैसे कुछ आवश्यक वस्तुएं जो राजा की जरूरत है, जैसे दूध पहुंचा दे, उसको खाने के लिए कुछ सामान दे दे। जाहिर सी बात है जो व्यक्ति युद्ध में लगा हुआ है उसको खाने के लिए, उसकी भी तो फैमिली होगी ना, तो उसको चलाने के लिए लोग जो है ये लोग उसके घर की पूर्ति ये लोग जो है कर देते थे, ठीक है। आप याद रखिएगा। तो जो उसमें राजा था उसकी कोई ना अपना कोई सत्ता नहीं था, अपनी कोई भूमि नहीं थी, ठीक है। तो राजा टैक्स कलेक्ट करता था किसे, जनता से। जनता स्वेच्छा से देती थी, जितना मन करे उतना लोग देते थे। लेकिन आगे चलकर हम लोग देखेंगे कि उत्तर वैदिक काल में ये जो है स्वेच्छा कार्य जो है अनिवार्य बना देंगे लोग, ये जो राजा हैं, ठीक है। तो आप याद रखिएगा इसका नाम बलि टैक्स है। किस नाम से जानते हैं, बलि नामक टैक्स से। कुछ आवश्यक वस्तु देते थे, ठीक है। बलि कर यहाँ पर अनिवार्य नहीं था। राजा कबीले का मुखिया होता था, अभी ये भी पता है। प्रशासन की सर्वोच्च इकाई जन होता था, जबकि सबसे छोटी इकाई कुल को या परिवार को कहते हैं। सभा नामक संस्था में वरिष्ठतम लोग थे। जो सभा थी ना, जो कैबिनेट जो मैंने बताया आपको,
इसमें जो ऊंचे ऊंचे लोग थे, मतलब हाई क्लास के जो लोग हैं, हाई क्लास के नहीं मतलब हाई नॉलेज वाले रखने वाले लोग उसमें थे। ये आज के कैबिनेट की जैसे थी। समिति में आम जन जो सामान्य लोगों की संख्या, जो समिति जो बनती थी ना, जो समिति थी उस समय, तो समिति कैसी थी, समिति जो थी वो आम, जैसे कि उसमें जो है आम नागरिक भी, मतलब आम लोग रहते थे उसमें, ठीक है, उसमें वरिष्ठतम की कोई बात नहीं थी। आगे चलकर देखते हैं हम लोग इसका प्रशासनिक विभाजन भी आप थोड़ा सा देख लेंगे। जन, कुल या परिवार को कहते हैं। जन की मुखिया जो है राजन या गोप्ता कहा जाता है। जन के मुखिया को क्या कहते हैं, राजन। जन के मुखिया मतलब वही राजा, राजा को राजन कहते हैं या गोप्ता कहते हैं। कुल के मुखिया को कुलपति कहते हैं। अब इसके सामाजिक व्यवस्था देखेंगे ऋग्वैदिक काल में। ऋग्वैदिक काल का जो है सामाजिक व्यवस्था बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मेंस के लिए भी और आपके प्रीलिम्स के लिए भी। ऋग्वैदिक काल का जो समाज है बहुत ही सरल समाज था। यहाँ सब लोग मिलजुल कर रहते थे। मैंने आपको ये जो समाज था ना ऋग्वैदिक काल का, तो ये जो समाज क्या है, मतलब मिलजुल कर रहने वाले जो है यह समाज था। ऐसा भेदभाव वाला भी समाज यहाँ पर डेवलप नहीं हुआ था। समाज पितृसत्तात्मक तो हो गया था, लेकिन जो है अति पितृसत्तात्मक जो सत्तात्मक जो दिखाई देती है जो हम लोग को उत्तर वैदिक काल में, तो वो यहाँ से देखने को नहीं मिलती है। इस समय महिलाओं की जो स्थिति थी, जो महिला वर्ग थी, इनकी जो है बेहतर स्थिति मिलती है, क्योंकि ऋग्वेद में अपाला, घोषा, लोथा, मुद्रा जैसे विदुषी यानी विद्वान महिलाओं का जो है उल्लेख मिलता है, जो इस बात को दिखाता है कि जो महिलाओं की भी इस समय भूमिका अच्छी खासी रही होगी। इस समय समाज में महिलाओं की स्थिति तथा जो है पारिवारिक जो संबंधों में समरूपता जो था, जैसे उस समय आज की जो महिलाएं, आज भी आप देख सकते हैं महिलाओं को कुछ जगह उतना जो है उसको मतलब महिला को घर में अधिकार नहीं मिलते हैं, ठीक है, किसी फैसले में, जिंदगी में किसी भी फैसले में उसको अधिकार नहीं मिलते हैं। लेकिन यहाँ पर जो ऋग्वैदिक काल था ना, यह एक समता मूलक समाज था, यानी सब समान के तरह से जो था, इसीलिए इसको एक आदर्श समाज भी कहते हैं ऋग्वैदिक समाज, ऋग्वैदिक काल को, ठीक है। इस समय सामाजिक स्वरूप जब इस समय जो है जो सामाजिक स्वरूप है ना, वो जो है जटिल नहीं था, ठीक है, यह जो है जटिल नहीं था। तो जटिल नहीं था तो यह क्या है, मतलब यहाँ पर एक समतामूलक समाज की जो है यहाँ पर रखा गया, ये जो है एक समतामूलक समाज था। इस समय समाज में पर्दा प्रथा, सती प्रथा, बहुपत्नी प्रथा जैसी कुप्रथाएं प्रचलित में नहीं थी। समाज में दास प्रथा तो थी, लेकिन जो है दासों के साथ जो है भेदभाव और जो अत्याचार नहीं होता था। दासों के साथ भी मानवीय जो है जो व्यवहार की करते थे लोग। धार्मिक व्यवस्था देखें, धर्म का स्वरूप जटिल नहीं था, ठीक है, तथा कर्मकांड की न्यूनता थी। अभी कर्मकांड यहाँ पर नहीं हुआ है, ठीक है। आगे चलकर जब पुरोहित और क्षत्रिय में जब संघर्ष होगा वर्णों को लेकर और अपने अधिकारों को लेकर, तो वहाँ पर कर्मकांडों की खूब रचना होगी, ठीक है। यहाँ पर धर्म में बहुदेववाद था, बहुत मतलब कई देवी देवताओं को मानते थे, लेकिन ये लोग भी एकेश्वरवादी थे, मतलब प्रकृतिवादी थे। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता में देखा हम लोगों ने, तो इस समय आर्य मुख्यतः जो है प्रकृति का मानवीकरण कर रहे थे। इस समय जो थे ना, जो हमारी जो आर्यन जो सभ्यता थी, यानी इस समय ऋग्वैदिक काल में, ऋग्वैदिक काल से स्टार्ट है और उत्तर वैदिक काल में आते आते तो बहुत ही ज़्यादा हो गया। यहीं से क्या है कि जो सरस्वती नदी है, तो सरस्वती नदी को जो है क्या बताया गया कि सरस्वती नदी जो है बहुत ही पवित्र नदी है, ठीक है। तो इसी का जो है आगे चलकर जो है मूर्तियों में जो है इसका रूपांतरण हुआ आगे चलकर। लेकिन यहाँ पर क्या है ना, ऋग्वैदिक काल में इसको मानवीकरण दिया जा रहा है कि जो है यह एक देवी जो है सरस्वती नदी जो है एक मानव के आकार की होंगी, इस तरह मतलब उनको जो है कल्पनाओं के आधार पर ऐसा दिखाया जा रहा है। यानी प्रकृति की जो भी घटनाएं जो सिंधु घाटी सभ्यता में हम लोगों ने डायरेक्टली पढ़ा है, वो यहाँ पर ये लोग क्या करेंगे, इसका मानवीकरण कर देंगे, ठीक है ना। आप इस बात को याद रखेंगे समझने के लिए, और मानवीकरण करके उसकी उपासना रखते थे। धर्म में पुरुष देवताओं की प्रधानता थी। इस समय जो क्या है ना कि जो पुरुष देवता थे, ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता में हमने क्या देखा कि मात्र देवी की मूर्तियां मिलती है, जो यह दिखाता है कि यह जो समाज था मात्र सत्तात्मक था। लेकिन ऋग्वैदिक काल में हम लोग तो क्या देखेंगे कि जो है देवताओं की मूर्तियां ज़्यादा मिली है। इसलिए यह जो है यह क्या था, तो यह जो है पुरुषवादी समाज को इंगित करता है। इस काल में देवताओं को 3 श्रेणियों में बांटा गया है। एक तो आकाश के देवता आप देख सकते हैं कौन कौन है, वरुण थे, पूषण थे, मित्र थे,
धौस से, धौस नाम का कोई। अंतरिक्ष के देवता कौन है? तो अंतरिक्ष के देवता इंद्र है। इंद्र को पुरंदर कहा गया है, पुरभित कहा गया है, वर्षा के देवता कहा गया है, देवता के राजा भी इनको कहा गया है। इस समय जो है ऋग्वेदिक काल में इंद्र का महत्व ज़्यादा था। क्या था? ज़्यादा था। इंद्र पर ऋग्वेद में कुल 250 सूक्त भी प्राप्त है। फिर यहाँ से यम की जानकारी मिलती है और यहाँ पर ब्रह्मा की जानकारी मिलती है, लेकिन थोड़ा उतना इनको सम्मान अभी नहीं मिला है। आगे देखेंगे हम लोग पृथ्वी के देवता, तो पृथ्वी है, अग्नि है। अग्नि को जो क्या कहा गया है ना कि अग्नि जो है, अग्नि को एक मीडिएटर माना गया है। अग्नि ऋग्वेद का जो है दूसरा महत्वपूर्ण देवता थे। ठीक है, इन्हें ईश्वर एवं मनुष्य के मध्यस्थ माना गया है। इन पर ऋग्वेद में 200 सूक्त लिखे गए हैं। अगला देखेंगे तो ये जो है सोम देवता हैं। देवताओं की जो स्तुति यानी आराधना का माध्यम जो है प्रार्थना और यज्ञ दोनों था, लेकिन यज्ञ जो है, यज्ञ और कर्मकांड जो है थोड़ा कम मिलता है। नोट्स में हम यहाँ पर देख लेंगे क्या है, कहाँ से कहाँ तक इसकी जो व्यवस्थाएं हुई हैं। तो वेद जो है ना, वेद से फिर मंडल बना है, फिर मंडल से सूक्त बना है, सूक्त से मंत्र बना है। ये आप श्रेणी याद रखेंगे। सूक्त में कम से कम 3 मंत्र तो रहेगा ही, और अधिकतम कितना रह सकता है? 100 मंत्र। इसका आर्थिक व्यवस्था में हम लोग देख लें। इस समय की जो आर्थिक व्यवस्था है ना ऋग्वेदिक काल की, वह पशुपालन पर आधारित थी, आप सबको पता है। जबकि कृषि जो कार्य है ना वो नगण्य थी, इसमें कृषि कार्य लोग नहीं कर रहे थे। और यदि कृषि कार्य नहीं होगी तो फिर व्यापार भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि उत्पादन नहीं होगा तो आप किसका करेंगे? तो व्यापार नहीं होगा तो विकास भी नहीं हो पाता है। यहाँ गाय जो है सबसे महत्वपूर्ण पशु है, इसलिए यहाँ जो युद्ध है गायों के लिए लड़ा गया है। इस समय मुद्रा व्यवस्था का प्रचलन नहीं था। इस समय जो है आर्य को जो है लोहे का ज्ञान तो नहीं था, ये तो उत्तर वैदिक काल से थोड़ा पहले हुआ, लेकिन सोना और चांदी से परिचित हैं ये लोग। पशुओं की चोरी जो है एक पड़ी नामक जो पड़ी जो है नामक इनको मानते हैं कि पड़ी जो है इनके जो है पशुओं की चोरी करते थे। तो पड़ी कौन थे? इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो है कुछ बच्चे खुचे लोग। इन्हीं कई स्थानों पर व्यापारी भी कहा गया कि ये लोग व्यापार करने आते हैं। समझ रहे हैं आप व्यापार करने का मतलब? कुछ का था मतलब कुछ जगह ये सुनने को मिलता है कि जो पड़ी लोग थे दिन में तो व्यापार करने आते थे, ठीक है, और रात में ये लोग क्या करते थे? आकर गाय को खोल ले आते थे, क्योंकि आर्य के पास गाय होती थी। ऋग्वैदिक कालीन जो है प्रमुख नदियाँ आप देख सकते हैं यहाँ पे। ऋग्वैदिक काल में जो कुछ प्रमुख नदियाँ हैं इनका भी उल्लेख मिला है, और ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंस है। ऋग्वेद में जो है कुल 40 नदियों का उल्लेख मिला है, जिसमें नदी सूक्त में 21 नदियों का उल्लेख मिला है। आर्यों की सबसे पवित्र नदी सरस्वती है, इन्हें नदीतमा भी कहा गया है। यह महत्वपूर्ण नदी जो है सिंधु है। नदी सूक्त में पहली नदी जो है गंगा का उल्लेख किया गया है, जबकि अंतिम नदी के रूप में गोमती या गोमल नदी, गोमती नदी मतलब ये लखनऊ का नहीं अफगानिस्तान का, ठीक है। नदियों के आप आधुनिक नाम देख लेंगे। झेलम को वितस्ता कहते हैं, चेनाब को अस्किनी कहते हैं, रावी को परुष्णी पहले कहा जाता था, ब्यास को बिपाशा, सतलज को जो है सतुद्री। तो ये सब चीज़ें आप जो है आप इसको याद कर लेंगे, और हम अगले जो है क्लास में उत्तर वैदिक काल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो आप ये नदियों के नाम जो है आप यहाँ से याद कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। आप नोट्स नहीं बनाएंगे तो आपको थोड़ी समस्या होगी, नोट्स बना लेंगे तो आपको याद करने में कठिनाई नहीं जाएगी। इसका PDF टेलीग्राम पर मैं अपलोड कर दिया हूँ, आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। इसका लिंक जो है इसी डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा टेलीग्राम से जुड़ने का। तो क्लास के आज जो है बस इतना ही। सो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, और धन्यवाद, थैंक यू, बाय बाय।